सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में। हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट, कहीं भी कभी भी। सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में 18 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। 6 जिलों के डीएम बदले गए हैं यहां पे, तो वहीं 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त यूपी से आ रही है। बता दें, अंजनय कुमार सिंह मंडलायुक्त मुरादाबाद से, वहीं आर रमेश कुमार जो है वो मंडलायुक्त बरेली से चुने गए हैं। सुरेंद्र सिंह कमिश्नर मेरठ से, वहीं संजय गोयल कमिश्नर प्रयागराज, दीपा रंजन डीएम बदायूं से, रविंद्र मंदार डीएम रामपुर और सौम्या अग्रवाल डीएम बस्ती। वहीं शुभांत्र शुक्ला डीएम चित्रकूट और आशुतोष निरंजन डीएम देवरिया, जितेंद्र कुमार सिंह कानपुर देहात के डीएम बनाए गए हैं। के तबादले हुए हैं जिसमें 6 जिलों के डीएम जो हैं वो बदल दिए गए हैं, वहीं 4 मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं यहां पे। एक और बड़ी खबर का यहां रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ के बीजेपी सांसद के बेटे को बदमाशों ने गोली मारी है। मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे को यहां पे बदमाशों ने गोली मारी। बाइक सवार ये बदमाश वारदात को अंजाम देकर और मौके से फरार हो गए। सांसद के बेटे को ट्रॉमा सेंटर में यहां पे भर्ती कराया गया है। तो बता दें, मोहनलालगंज के सांसद के पुत्र की घटना का खुलासा, गोली चलाने वाला जो है वो एक रिश्तेदार निकला है। रिश्तेदार यहां पे हथियार समेत पकड़ा गया है। अभी आरोपी से पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी की बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। अभी मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और वो कमरे से बाहर निकला था तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दिया है। हालत की बात करें, कैसी हालत है? हालत ठीक है, कोई चिंताजनक नहीं है। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे। मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुणे पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो आर्मी में भर्ती होने वाली परीक्षा के पेपर लीक किया करता था। 28 फरवरी को आर्मी में भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे, पर इसके पेपर लीक होने की वजह से एग्जाम को रद्द करना पड़ा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के पेपर लीक मामले में पुणे पुलिस ने यहां पे महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से अब तक 5 लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक सेना में भी काम कर चुका है। पेपर लीक मामले में पुणे पुलिस एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुणे पुलिस का मानना है कि इस मामले में एक लीक पेपर 1 से 3 लाख रुपए में यहां पे बेचा गया था, जिसकी जानकारी आर्मी की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुणे पुलिस को लगी, जिसके बाद दोनों एजेंसियों ने जॉइंट ऑपरेशन कर महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में छापेमारी की और 5 लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया है।
बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है और दूसरा महासंग्राम कांग्रेस में छिड़ा है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए हैं। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच आईएसएफ को लेकर जमकर घमासान मचा है। आनंद शर्मा ने आईएसएफ को लेकर सवाल खड़े किए तो अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का यहां पे आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में अंतरकला, आनंद शर्मा और अधीर रंजन भिड़े, आईएसएफ को लेकर आर पार की लड़ाई। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम जारी है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस गठबंधन में कुछ महीने पहले बनी दरगाह फुरफुरा शरीफ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच तलवारें खींच गई है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सोशल मीडिया पर खुलकर हो रही है। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ को गठबंधन में शामिल करने पर सवाल खड़े किए। आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। बस इसी के बाद बवाल मच गया। इस पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। आईएसएफ को लेकर कांग्रेस पहले से ही असमंजस की स्थिति में है। हाल ही में ब्रिगेड मैदान में हुई रैली के दौरान आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी के मंच पर आने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की शूटिंग भी की गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के साथ ही मैदान में उतर रही है। इसके पीछे वजह एकदम साफ है, मुस्लिम सीटों को साधना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बंगाल में कांग्रेस के आईएफएस के साथ गठबंधन को लेकर अभी तक पार्टी में आंतरिक कलह मची हुई है। अब इस कलह पर बीजेपी ने भी हमलावर कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस और आईएफएस के गठबंधन को ठगबंधन करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस गठबंधन पर निर्भर है। बंधुगण, आज से अनेकों, मैं कहूंगा महीनों पहले 2019 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। यह गठबंधन ही नहीं, यह ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन, इसी प्रकार के एक वैमनस्य फैलाने वाले ठगबंधन को कल हमने देखा है। आज सुबह से ही यह न्यूज में चल रहा है कि इस प्रकार जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ है, जो एक मुस्लिम क्लेरिक है, जो एक मौलाना है अब्बास सिद्दीकी, उनकी एक पार्टी बनी है। और स्वाभाविक है, मौलाना की पार्टी है, यह कोई सेक्युलर क्रेडेंशियल वाली पार्टी नहीं है। उसके साथ जिस प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ अलायंस में चल रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी हैं, ऑपोजिशन में है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इसको लेकर जो सुगबुगाहट है, कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर जिस प्रकार की द्वंद्व का माहौल का निर्माण हो रहा है, यह कांग्रेस पार्टी का डबल स्पीक है, यह कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में आईएसएफ के साथ गठबंधन कर लेती है। तो वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के काम में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य के पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। अपने 7 पन्नों के पत्र में पूर्व महाधिवक्ता विमल चटर्जी ने यहां पे कहा कि चुनाव के दौरान
ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए ताकि राज्य की जनता भय मुक्त होकर मतदान कर पाए। तो बंगाल चुनावों में विपक्ष वैक्सीन पर भी राजनीति करने से चूक नहीं रहा। अब कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी के फोटो पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट कर विरोध जताते हुए कहा कि चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। प्रधानमंत्री का फोटो कोरोना वैक्सीन दस्तावेज में दिया गया है। टीएमसी ने इस मामले को अब चुनाव आयोग के समक्ष भी उठाया है। तो वहीं बंगाल की लड़ाई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। बंगाल के मालदा में कल सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। लव जिहाद से लेकर जय श्री राम तक योगी ने ममता को घेरा। उन्होंने कहा कि बंगाल जय श्री राम पर प्रतिबंध लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। सत्ता के महासंग्राम में जय श्री राम। मालदा की धरती बोले योगी योगी। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है। 8 चरणों में बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बंगाल की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो गई। योगी ने बंगाल के मालदा में रैली को संबोधित किया। योगी ने अपने संबोधन के दौरान टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी के गढ़ को बेधने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पॉपुलर और फायर ब्रांड नेता को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया। केरल के बाद अब योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। मालदा में जिस जिले पर योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा करी, ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मालदा जिले में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2017 के चुनाव में आई थीं। लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर एक बड़ी सफलता की आस लगाए बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद पर लगाम नहीं लग रही है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने युग धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि जबकि यूपी में दुर्गा पूजा होती है। उन्होंने कहा यूपी में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है।
ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। जय श्री राम को लेकर तो बंगाल में बवाल मचा है। कितनी ही बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर बौखला गई हैं। अब सीएम योगी ने जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर साहब ने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं। होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है। और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं। और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मालदा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को जागृत करने का काम किया था। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से आह्वान करता था। और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था। भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था। स्वामी विवेकानंद की इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। बंगाल में सीएम योगी की जोरदार एंट्री के बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह से बंगाल की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के भाषण के दौरान सीएए एनआरसी के मुद्दे को उठाया, घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और साथ ही अपने भाषण का समापन जय श्री राम के नारे के साथ किया, उसने योगी आदित्यनाथ के मैसेज को पूरी तरीके से साफ कर दिया। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ के दौरों को और बढ़ाएगी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर बंगाल चुनाव में एक बड़ी सफलता का स्वाद भारतीय जनता पार्टी चखना चाहती है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो आपने देखा कि कैसे बंगाल में सीएम योगी ने ममता सरकार को घेरा। बंगाल चुनाव में एनआरसी का मुद्दा भी छाया हुआ है। बीजेपी का कहना है कि वो घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल में हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ऐसे में कल की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनआरसी और गो हत्या को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आप भी सुनिए।
बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सबके संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा, सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। यहां की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहां की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। गौ हत्या को रोकने के लिए भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये तस्करी भी बंद हो जाएगी। गौ तस्करों को पता लग जाएगा कि गौ तस्करी, इलीगल स्लॉटरिंग और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था का क्या दुष्परिणाम होगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।